हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम जो आपकी एक यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो उससे रिलेटेड 20+ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। क्योंकि 2-3 दिन हो गए हैं वीडियो नहीं बनाया है, तो इसलिए यहाँ पर जो है क्वेश्चन होंगे वो 20+ क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो उससे पहले जो एक नोट्स में भेजा गया है किसी स्टूडेंट्स के द्वारा, उसके थ्रू कुछ पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है जॉब डिस्क्रिप्शन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन इज अ रिटन स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब्स द मेन फीचर्स ऑफ द जॉब एज वेल एज द क्वालिफिकेशंस एक्टिविटीज विच द जॉब इनकम्बेंट्स मस्ट पोजेज। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में यही सब चीज़ें होती हैं कि उसकी ड्यूटीज़ क्या रहेंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेंगी। और जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो एक फैक्चुअल स्टेटमेंट होता है। देखिए, काफ़ी अच्छा किसी ने नोट्स बनाया है इन शॉर्ट में। अब जॉब डिस्क्रिप्शन में ही हमें ये पता चलता है कि व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन एंड वाई इज़ टू बी डन। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है। तो ये सब चीज़ें हमें जॉब डिस्क्रिप्शन से किसी भी एम्प्लॉय को पता चल जाती हैं। आगे देखिए क्या लिखा है, जॉब टाइटल। देखिए, ये भी जेडी में मेंशन होता है। जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब टाइटल, लोकेशन, समरी, ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड, मशीन एंड, आगे देखिए क्या है, मशीन एंड टूल इफ रिक्वायर्ड। ये भी मेंशन होता है कि अगर कोई मशीन या कोई टूल रिक्वायर्ड है तो वो भी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। एंड नेचर ऑफ सुपरविजन। तो ये सब जो है कंपोनेंट जॉब डिस्क्रिप्शन के हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, व्हाट पर्सनल क्वालिटीज। यहाँ पर पर्सनल क्वालिटीज को मेंशन किया जाता है, जैसे ट्रेड्स, स्किल्स एंड बैकग्राउंड इज नेसेसरी फॉर गेटिंग द जॉब। उस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या क्वालिटीज चाहिए, पर्सनल क्वालिटी चाहिए, क्या ट्रेड्स चाहिए, क्या स्किल्स चाहिए, ये सब कंपोनेंट जॉब स्पेसिफिकेशन में मेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट आगे 2 पॉइंट में इन चीज़ों को आपको बता चुका हूँ। देखिए, जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब इनलार्जमेंट। तो जॉब इनरिचमेंट क्या होता है, एडिंग न्यू टास्क। जब किसी एम्प्लॉय के जो भी वो कर रहा है उसमें कुछ नए टास्क को जब ऐड कर दिया जाता है, और इसमें बेसिक सा दोनों में डिफरेंस है, वो आप समझ लीजिएगा। एडिंग न्यू टास्क और इसको एक अलग वे में आप कर सकते हैं, प्रमोशन। जॉब इनरिचमेंट का मतलब होता है प्रमोशन, और इसमें लेवल चेंज हो जाता है, ठीक है। इंक्रीज रेस्पॉन्सिबिलिटी, और इसको एक दूसरे नाम से जानते हैं, वर्टिकल एक्सपेंशन, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, जॉब इनरिचमेंट को वर्टिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है लेवल चेंज होता है। जॉब इनलार्जमेंट की बात की जाएगी तो यहाँ भी एडिंग न्यू टास्क को एड यहाँ भी किया जाएगा, लेकिन एट सेम लेवल। यहाँ पे लेवल आपका चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको कहते हैं हॉरिजेंटल एक्सपेंशन, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस यही है कि इसमें लेवल चेंज होता है, और जॉब इनलार्जमेंट में टास्क इसमें भी ऐड होता है, लेकिन एट सेम लेवल। फॉर एग्जांपल, कोई एम्प्लॉय मार्केटिंग का काम कर रहा है तो उससे कहा जाता है कि आप फाइनेंस का भी काम देख लीजिए, तो सेम लेवल पे आपके जो टास्क हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस हो गया जॉब इनरिचमेंट एंड जॉब इनलार्जमेंट। आगे देखिए, इन्होंने मेंशन किया है जॉब एनालिसिस को। जॉब एनालिसिस क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। इट इज अ डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ऑपरेशन एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब। तो ये जो है जॉब एनालिसिस में ये सब चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर यहाँ पर्पज भी दे रखा है, क्या पर्पज है जॉब एनालिसिस किया क्यों जाता है। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए किया जाता है, जिससे कि एक राइट पीपल मिल सके राइट पोजीशन के लिए एट राइट टाइम, ठीक है। तो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इसका पर्पज हो गया। सेकेंड इज परफॉर्मेंट एनालिसिस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट, जॉब डिजाइनिंग एंड रीडिजाइनिंग। तो ये सभी जो है इसके पर्पज हो गए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने मेंशन की है कुछ टेक्निक्स ऑफ जॉब एनालिसिस। तो जॉब एनालिसिस की टेक्निक को मैं भी आपको बता चुका हूँ। 2 टाइप की टेक्निक होती है, एक तो नॉन क्वांटिटेटिव होती हैं जिनको क्वालिटेटिव कहते हैं, और एक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स होती हैं। तो नॉन क्वांटिटेटिव में इन्होंने देखिए मेंशन की है, पहली टेक्निक पर्सनल ऑब्जर्वेशन। ये जॉब एनालिसिस की नॉन क्वांटिटेटिव टेक्निक है, आपको ध्यान रखना है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि क्या मटेरियल यूज किया जा रहा है, क्या इक्विपमेंट्स यूज किए जा रहे हैं, कैसी वर्किंग कंडीशन है,
इन सभी को जो है मेजर किया जाता है इस टेक्निक के द्वारा, ठीक है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन, अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पर्सनल ऑब्जर्वेशन वहीं ये आपको हेल्प करेगा जहाँ पर फिजिकल एबिलिटी वाले जहाँ पर काम हो रहे होंगे, जैसे ड्राफ्टमैन हो गया, मैकेनिक हो गया, इस तरीके काम में जो है ये टेक्निक हेल्प करती है पर्सनल ऑब्जर्वेशन। सेकेंड इज सेंडिंग आउट क्वेश्चनेयर। इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चनेयर जो है जॉब होल्डर के पास भेजा जाता है और उसको जो है फिल करने को कहा जाता है और वो उस क्वेश्चनेयर को भर के अपने सुपरवाइजर को सबमिट कर देता है। तो इसमें जो है सेंडिंग आउट क्वेश्चनर में ये प्रोसेस होता है जॉब एनालिसिस के, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मेंटेनेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स। तो थर्ड जो टेक्निक है जॉब एनालिसिस का, इसमें क्या कहा जाता है एम्प्लॉय से, इसमें जो है एम्प्लॉय को एक डायरी मेंटेन करने को कहा जाता है कि आप सुबह से शाम तक जो भी आप कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करिए, एक डायरी मेंटेन करिए। तो एक फर्जी टेक्निक है, कभी यूज नहीं हुआ होता है मेंटेनेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स, क्योंकि सीधी सी बात है जो एम्प्लॉय वो जो है वो काम करेगा कि डायरी मेंटेन करेगा। तो एक फर्जी है टेक्निक मेंटेनेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड्स। फोर्थ टेक्निक है पर्सनल इंटरव्यू। इसमें जो है जो भी जॉब एनालिस्ट है, जॉब को एनालिसिस कर रहा है, वो जो है पर्सनल इंटरव्यू लेता है एम्प्लॉय का। फोर्थ इज क्रिटिकल इंसिडेंट्स। क्रिटिकल इंसिडेंट्स में जो भी जॉब होल्डर है उसके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में जो है चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं क्रिटिकल इंसिडेंट्स में। ये जो है मेन पॉइंट हैं, बस इन पॉइंट के द्वारा आप इन सभी टेक्निक्स को एक बेसिक आइडिया ले सकते हैं इन सभी टेक्निक का। एंड लास्ट टेक्निक है चेक लिस्ट। चेक लिस्ट का नाम से मतलब है इसमें जो है जो भी एम्प्लॉय है उसको एक चेक लिस्ट दी जाती है और उसमें चेक लिस्ट में येस या नो में उसको टिक करना होता है। बस यही जो टेक्निक्स थी जॉब एनालिसिस की नॉन क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स देख लीजिए। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में यहाँ पर पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनेयर मॉडल PAQ, सेकेंड इज मैनेजमेंट पोजीशन एनालिसिस क्वेश्चनेयर एंड थर्ड इज फंक्शनल जॉब एनालिसिस मॉडल। ये कुछ क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं जॉब एनालिसिस की। चलिए नेक्स्ट देखिए जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन क्या होता है, कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस डिजाइन टू डिटरमाइन एंड रिलेटिव वर्थ ऑफ जॉब विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी ऑर्गेनाइजेशन के में एक पर्टिकुलर जॉब की वर्थ क्या है ये पता किया जाता है जॉब इवेल्युएशन के द्वारा, ठीक है। तो इसका देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो द ओवरऑल एम ऑफ जॉब इवेल्युएशन इज टू असेस एंड इवेल्युएट द नेचर ऑफ द वर्क टू बी डन इन अ पर्टिकुलर जॉब। अब इसके प्रोसेस देख लीजिए। जॉब इवेल्युएशन का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहला होता है जो भी डेटा है उसको गैदर किया जाता है, उसके बाद सेलेक्टिंग कंपनसेशनल फैक्टर्स एंड थर्ड इज इवेल्युएटिंग जॉब बेस्ड ऑन मेथड्स और लास्ट जो होता है असाइनिंग पे टू द जॉब, कितना पे उस पर्टिकुलर जॉब को करना है, दिस इज द लास्ट स्टेप, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कुछ मेथड यहाँ पर हैं जॉब इवेल्युएशन के, मैं इनको आपको बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज में। टू टाइप के मेथड होते हैं, नॉन क्वांटिटेटिव, इन्हीं को क्वालिटेटिव मेथड कहते हैं, और एक होते हैं क्वांटिटेटिव मेथड। तो क्वांटिटेटिव मेथड में आपके दो मेथड होते हैं, पॉइंट सिस्टम फैक्टर कंपैरिजन मेथड, और नॉन क्वांटिटेटिव यानी कि क्वालिटेटिव मेथड में आपके पास दो होते हैं, एक होता है रैंकिंग मेथड, एक होता है जॉब ग्रेडिंग मेथड, ठीक है। तो ये मेथड ऑफ जॉब इवेल्युएशन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इन मेथड को देख लेते हैं। देखिए पहला है क्वालिटेटिव मेथड रैंकिंग, नॉन क्वांटिटेटिव है रैंकिंग मेथड। इसको देख लीजिए कि इसमें क्या होता है, द जॉब्स आर अरेंज्ड और रैंक्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंपॉर्टेंस फ्रॉम सिंपलेस्ट टू द हार्डेस्ट ऑर्डर। तो इसमें जो है जो भी जॉब्स हैं उनको एक रैंक में ऑर्डर किया जाता है, सिंपलेस्ट टू हार्डेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया रैंकिंग मेथड। इसमें की बात की जाए तो क्या है, देखिए इंपॉर्टेंस की पर्टिकुलर जॉब का क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ टफ इट इज, पर्टिकुलर जॉब कितनी टफ है, ठीक है। ये सभी एक कमेटी के द्वारा ये चीज़ें की जाती हैं। अब इसके प्रोसेस देख लीजिए रैंकिंग मेथड का। रैंकिंग मेथड के प्रोसेस की बात की जाए तो डेटा कलेक्शन फ्रॉम जॉब एनालिसिस, सबसे पहले डेटा को कलेक्ट करते हैं, सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ रेटर्स एंड थर्ड इज रैंकिंग ऑफ जॉब को रैंक कर देते हैं एंड फोर्थ इज डिसाइडिंग द पे स्ट्रक्चर। फोर्थ पे वो उस पर्टिकुलर जॉब का पे स्ट्रक्चर डिसाइड कर देते हैं। इस पर कुछ मेरिट हैं कुछ डेमेरिट हैं। मेरिट ये है सबसे पहला कि ये सिंपल और ईजी है, इकोनॉमिकल है
और इसमें कम समय में ये हो जाती है। ठीक है, डिमेरिट की बात करेंगे, देखिए सब्जेक्टिव है, इसमें कोई भी क्वांटिटेटिव टेक्निक यूज नहीं होती है, फुली सब्जेक्टिव है, नो फेयर जजमेंट। सेकेंड जो डिमेरिट है वो नो फेयर जजमेंट, क्योंकि यहाँ पर जॉब्स को जो है एक रैंक में अरेंज किया जाता है, तो उसका कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है किस क्राइटेरिया के बेस पर आप जॉब को अरेंज करेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा डिमेरिट हो गया, नो फेयर जजमेंट। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट जो है नॉन क्वांटिटेटिव टेक्निक जो है जॉब इवेल्यूशन की, वो है जॉब ग्रेडिंग मेथड। जॉब ग्रेडिंग मेथड में क्या होता है, अ नंबर ऑफ प्री डिटरमाइंड ग्रेड्स और क्लासिफिकेशंस आर डिसाइडेड बाय द कमिटी एंड ईच जॉब इज असाइंड टू वन ऑफ द ग्रेड्स ऑफ क्लासेस लाइक स्किल्ड, कितनी स्किल्ड है, क्या अनस्किल्ड है, इन सभी के बेसिस पर जो है ये प्री डिटरमाइंड यहाँ पर ग्रेड्स होते हैं, और उसी बेस पर यहाँ पर जॉब की ग्रेडिंग की जाती है। ठीक है, प्रोसेस इसका भी देख लीजिए, यहाँ पर प्रोसेस में इन्होंने मेंशन कर रखा है, प्रिपेयरिंग ग्रेड डिस्क्रिप्शन, सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ ग्रेड, थर्ड इज ग्रेडिंग ऑफ जॉब एंड फोर्थ इज पुटिंग जॉब इन रिलेवेंट ग्रेड्स। तो ये दो टेक्निक्स थी नॉन क्वांटिटेटिव यानी कि क्वालिटेटिव टेक्निक्स जॉब इवेल्युएशन। आगे देखिए, अब दो इसके बाद जो दो हैं वो हैं क्वांटिटेटिव। तो पहली क्वांटिटेटिव है पॉइंट सिस्टम। पॉइंट में क्या होता है, मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक ऑफ जॉब इवेल्युएशन, ये मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है जॉब इवेल्युएशन की। इसमें क्वांटिटेटिव ये जो है क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल अप्रोच पर बेस्ड है पॉइंट सिस्टम। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी इसमें होती है, और अ नंबर ऑफ इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ का प्रोसेस इसका देख लीजिए, लिस्ट डाउन ऑल द जॉब्स, पहले सभी जॉब्स की लिस्ट बना ली जाती है। सेकेंड इज नंबर ऑफ फैक्टर्स, जो भी फैक्टर्स को कंसीडर करना है उनको लिख लिया जाता है। थर्ड इज डिटरमाइन द डिग्री, फोर्थ इज एलोकेशन ऑफ पॉइंट टू डिग्री, एंड फिफ्थ इज डिजाइन द वेज स्ट्रक्चर, उसके लास्ट जो होता है वो वेज स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे जो है क्वांटिटेटिव टेक्निक एक और है जो इवोल्यूशन की, फैक्टर कंपैरिजन मेथड। ये ईजे बेंच के द्वारा इसको दिया गया था। क्या है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ रैंकिंग एंड पॉइंट सिस्टम फैक्टर्स। तो ये जो है फैक्टर कंपैरिजन मेथड है जॉब इवोल्यूशन का, ये रैंकिंग मेथड और पॉइंट सिस्टम मेथड का एक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है, जैसे मेंटल रिक्वायरमेंट क्या है उस जॉब को, पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए, स्किल्स, फिजिकल रिक्वायरमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वर्किंग कंडीशन, इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है फैक्टर कंपैरिजन मेथड में। नेक्स्ट देखिए प्रोसेस क्या है, सेलेक्टिंग फैक्टर्स टू बी यूज्ड, सिलेक्शन ऑफ जॉब, रैंकिंग ऑफ ईच जॉब, वैल्यूइंग द फैक्टर्स एंड इस्टेब्लिश बेज स्ट्रक्चर। तो ये हो गए हमारे जॉब इवोल्यूशन के क्वांटिटेटिव मेथड और क्वालिटेटिव, दोनों को आपने देख लिया है। नेक्स्ट यहाँ पर है परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या होता है, अ प्रोसेस ऑफ इवेलुएटिंग एन एम्प्लॉइज परफॉर्मेंस फॉर द जॉब इन टर्म्स ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट। ये जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात की गई। यहाँ पर टू टाइप्स के मेथड्स होते हैं, एक मॉडर्न होते हैं, एक ट्रेडिशनल होते हैं। तो इनको देखिए, इन्होंने शॉर्ट में इसको लिखा है, मॉडर्न में अप्रेजल बाय रिजल्ट्स, इसको एमबीओ भी कहते हैं, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। सेकेंड इज असेसमेंट सेंटर मेथड, ह्यूमन एसेट अकाउंटिंग मेथड, एंड फोर्थ इज बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। ये चार मेथड मॉडर्न मेथड हैं। इनको हम आगे आने वाले वीडियोज में डिटेल में कवर करेंगे। अभी ये एक किसी ने नोट्स भेजा था तो मैंने आपको सोचा कि एक आइडिया दे दिया जाए, इस तरीके से आपको भी प्रिपेयर करना है। देखिए अब ट्रेडिशनल मेथड में देखिए, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, पेयर्ड कंपैरिजन, मैन टू मैन, ग्रेडिंग, ग्राफिक और लीनियर रेटिंग स्केल, फर्स्ट चॉइस डिस्क्रिप्शन मेथड, चेक लिस्ट, फ्री ऐसे मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट, ग्रुप अप्रेजल। तो ये सभी जो है ट्रेडिशनल मेथड हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर ट्रेनिंग के कुछ मेथड बताए गए हैं। ट्रेनिंग के टू टाइप के मेथड होते हैं, वन इज ऑन द जॉब मेथड, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड, एंड सेकेंड इज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। ये जो है ऑन द जॉब मतलब जॉब के ड्यूरिंग ये जो है मेथड को यूज किया जाता है, ये ऑफ द जॉब यूज किए जाते हैं। तो ऑन द जॉब में आपको ये मेथड पढ़ने हैं। देखिए, जॉब रोटेशन, कोचिंग, जॉब इंस्ट्रक्शन, कमिटी असाइनमेंट्स, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड की बात करें, केस स्टडी मेथड, इंसिडेंट मेथड, रोल प्ले, इन बास्केट मेथड, बिजनेस गेम्स, ग्रिड ट्रेनिंग, लेक्चर्स, सिमुलेशन, मैनेजमेंट एजुकेशन, कॉन्फ्रेंसिस, ये जो है ऑफ द जॉब
ट्रेनिंग मेथड हैं। तो इन सभी को हम आने वाले वीडियोज़ में इन डिटेल में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट देखिए ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग क्या होता है। मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट विच आर एसोसिएटेड विद रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग, प्लेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉय इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में किसी भी एम्प्लॉय की रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, हायरिंग, ट्रेनिंग, प्लेसिंग और डेवलपमेंट पर जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसी को जो है इसके द्वारा ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के द्वारा उसको कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होती है? थ्रू प्लानिंग a management strives to have the right number and the right kind of people at the right place at the right time to do things which result in both the organization and the individual receiving the maximum long range benefits। तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के नाम से आप इसको क्लियर कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर को देखते हुए कितने एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में स्टडी करते हैं। ठीक है, प्रोसेस का देख लीजिए। प्रोसेस क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, सेकेंड इज करेंट ह्यूमन रिसोर्स इन्वेंट्री एंड थर्ड डिमांड फोरकास्टिंग। डिमांड फोरकास्टिंग में कुछ फैक्टर्स हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, जैसे फैक्टर रिलीवेंट फॉर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग फोरकास्टिंग। पहला फैक्टर है एम्प्लॉयमेंट ट्रेंड्स, रिप्लेसमेंट ट्रेंड्स, प्रोडक्टिविटी, और भी कुछ फैक्टर हैं देख लीजिए, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, एब्सेंटीज, ये सभी फैक्टर हैं। वर्क स्टडी, और फोर्थ जो है जॉब रिक्वायरमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट प्लान, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड अप्रेजल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। तो ये सब ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट देखिए टेक्निक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की कुछ टेक्निक्स होती हैं। 4 टेक्निक्स आपको यहाँ पर पढ़नी है। पहली टेक्निक मैनेजियल जजमेंट, सेकेंड इज वर्क स्टडी टेक्निक, थर्ड इज स्टैटिस्टिकल टेक्निक एंड फोर्थ इज डेल्फी टेक्निक। मैनेजरियल जजमेंट टेक्निक में 2 टाइप की होती हैं, बॉटम अप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच। वर्क स्टडी टेक्निक में और स्टैटिस्टिकल टेक्निक में ये 4 टाइप की होती हैं, रेशियो एंड ट्रेंड एनालिसिस, इकोनोमेट्रिक मॉडल्स, रिग्रेशन एनालिसिस एंड वर्क स्मिथ मॉडल। ठीक है, तो ये स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की। एक फोर्थ है डेल्फी टेक्निक। तो आप टेंशन ना लें, इनको हम आगे वाले वीडियोज में इन डिटेल में कवर करेंगे थ्रू क्वेश्चन के थ्रू। अलग से कोई वीडियो इसका नहीं आने वाला है, हम क्वेश्चन के थ्रू, क्योंकि फॉर एग्जांपल ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का कोई क्वेश्चन आ गया तो उसी में जो है हम डेल्फी टेक्निक का भी क्वेश्चन रख लेंगे, मैनेजियल जजमेंट का भी क्वेश्चन कर रख लेंगे। तो उसी के दौरान मैं आपको इन जो भी टेक्निक हैं सभी को क्लियर कर दूंगा, क्योंकि इतना टाइम है नहीं कि अलग से आपको इसका एक एक पॉइंट बताया जाए। चलिए नेक्स्ट देखिए, सप्लाई फोरकास्टिंग में कुछ टेक्निक होती हैं, मार्कोव एनालिसिस, सिमुलेशन, रिन्यूएबल एनालिसिस एंड गोल प्रोग्रामिंग। तो ये कुछ सप्लाई फोरकास्टिंग की टेक्निक हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो यही थे, यहीं तक इनका नोट्स था, ये किसी ने हमें शेयर किया था, तो आपको भी इस तरीके से नोट्स को इन शॉर्ट में बनाना है। तो आगे के जो भी अभी कुछ बचे हुए हैं ये इसमें टॉपिक हैं, तो वो हम जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे जो क्वेश्चन वाला, तो उसमें शुरुआत में इसी तरीके से उसमें भी मैं आपको ये सब चीज़ें बता दूंगा। तो चलिए हम आज के क्वेश्चन कर लेते हैं। जो क्वेश्चन 20+ क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, विच ऑफ द राइट सीक्वेंस ऑफ ट्रेनिंग इवेल्युएशन। तो कौन सा राइट सीक्वेंस है? अगर आपने एक मॉडल मैंने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, क्रिक पैट्रिक 4 लेवल ऑफ ट्रेनिंग मॉडल। क्या है? क्रिक पैट्रिक 4 लेवल ऑफ ट्रेनिंग मॉडल में मैंने आपको बताया था कि क्रिक पैट्रिक ने जो 4 लेवल मॉडल दिया था उसी में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या इनका जो है सीक्वेंस रहता है क्रिक पैट्रिक के मॉडल में। तो क्रिक पैट्रिक के मॉडल में सबसे पहला जो रहता है वो रिएक्शन, सेकेंड इज लर्निंग, थर्ड इज बिहेवियर एंड फोर्थ इज रिजल्ट। सबसे पहला रिएक्शन। रिएक्शन में कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग होने के बाद ये सारे पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं। मान लो ट्रेनिंग हो गई है, अब सबसे पहला रहेगा रिएक्शन। जो भी एम्प्लॉय ट्रेनिंग लिए हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं, जैसे डू यू फील दैट द ट्रेनिंग वर्थ योर टाइम एंड डू यू थिंक इट वाज सक्सेसफुल। तो इस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं कि ये ट्रेनिंग जो है वो आप जो है आपका टाइम तो इसमें वेस्ट नहीं हुआ, इस ट्रेनिंग के दौरान कुछ न कुछ आपको सीखने को मिला है, क्या ये ट्रेनिंग सक्सेसफुल रही है। इसमें रिएक्शन देखा जाता है, जिनको ट्रेनिंग दी गई है उसके बाद जो भी एम्प्लॉय ट्रेनिंग लिए हैं। सेकेंड इज लर्निंग, उन्होंने क्या सीखा है ट्रेनिंग से, ये लर्निंग में देखते हैं। बिहेवियर में उनके बिहेवियर में क्या चेंज आया है। ट्रेनिंग तो दी गई है, काफ़ी
कॉस्ट भी इनकर होगी। जब आप ट्रेनिंग देगा, कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देगा तो कॉस्ट भी इनकर होगी, तो उससे उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आया है। एंड लास्ट इज रिजल्ट, जो है इसको परफॉर्मेंस भी कह सकते हैं, रिजल्ट या परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखते हैं कि ट्रेनिंग में काफ़ी कॉस्ट इनकर हुई है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे उसके रिजल्ट में क्या इफेक्ट, जो भी वो लोग काम कर रहे थे उनके रिजल्ट में कुछ चेंज आया है कि नहीं आया है, कि अगर आया है तो अच्छा है, नहीं तो जो ट्रेनिंग की कॉस्ट जो भी उसमें इन्वॉल्व हुई थी ट्रेनिंग में, वो तो फ्री में चली गई। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट आपको रखने, याद रखने, और यही सीरियल रहता है क्रिकपैट्रिक के 4 लेवल ऑफ ट्रेनिंग मॉडल में। पहला रिएक्शन, सेकेंड इज लर्निंग, थर्ड इज बिहेवियर एंड फोर्थ इज रिजल्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोचेस ऑफ HR फिलोसफी इंक्लूड। HR फिलोसफी में जो अप्रोचेस होती हैं वो कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड कैविएट ऑपरेशन, ऑल ऑफ द। सिंपल सा वन लाइनर था, तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कंसिस्ट। तो रिक्रूटमेंट के 2 सोर्सेस होते हैं, आप लोगों को पता है, एक तो इंटरनल और एक होते हैं एक्सटर्नल। तो यहाँ पर आपसे एक्सटर्नल सोर्स पूछे गए हैं, तो एक्सटर्नल सोर्स में बात करें, रिकमेंडेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई। जो भी कंपनी का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई है वो भी रिकमेंड कर देता है, क्योंकि जो कंपनी का एम्प्लॉई है उसका एक नेटवर्क होता है, जो उसके कॉलीग होते हैं वो अदर कंपनीज में काम करते हैं, तो वो जो है रिकमेंड कर सकता है। ये जो है एक एक्सटर्नल सोर्स हो गया रिक्रूटमेंट का। सेकेंड इज प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। कुछ प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जिनके द्वारा एक्सटर्नल जो है सोर्सेज के तौर पर इसको ले सकते हैं, इनके द्वारा भी रिक्रूटमेंट किया जाता है। थर्ड इज थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। तो ये ऑल ऑफ द एब इसका आंसर आ जाएगा। ये तीनों जो हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हैं। तो बहुत से एक्सटर्नल सोर्स होते हैं रिक्रूटमेंट के। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा कर सकते हैं, कैंपस रिक्रूटमेंट हो सकता है, प्लेसमेंट एजेंसी के द्वारा, ये सभी जो है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की बात की जाए, जैसे प्रमोशन आपने किसी एम्प्लॉय को कर दिया तो वो एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया। ट्रांसफ़र कर दिया, अपग्रेड, ठीक है, तो ये सभी जो है इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गए। जैसे लेंट सर्विसेज, एक्सटेंशन ऑफ सर्विस, इंटरनल एडवर्टाइज, इंटरनली जो है HR टाइम टू टाइम एडवर्टाइजमेंट इश्यू करता है, तो वो भी एक इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट हो गया। तो इसका भी आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज़ द जॉब सेटिस्फैक्शन फैक्टर एज पर स्टेगनर। स्टेगनर के अनुसार आपसे पूछा गया कि जॉब सेटिस्फैक्शन फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो स्टेगनर के अनुसार मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़, पेंशन, पे, ये सभी जो हैं जॉब सेटिस्फैक्शन फैक्टर होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ दी जॉब इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है द बास्केट ट्रेनिंग मेथड मीन्स। ट्रेनिंग मेथड में, बास्केट ट्रेनिंग मेथड में आपने अगर पढ़ी है ट्रेनिंग मेथड के जो भी ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो भी मेथड्स हैं, अगर आपने पढ़े तो आपने पढ़ा होगा कि बास्केट ट्रेनिंग मेथड में डिसीजन स्किल्ड पर फोकस किया जाता है, किसी भी एम्प्लॉय के डिसीजन पर। ये जो है हेल्पफुल इन इनहेंसिंग डिसीजन मेकिंग स्किल्स में जो हेल्पफुल ये होता है बास्केट ट्रेनिंग मेथड। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ डिसीजन स्किल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द फैक्टर ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एज पर हर्ट्जबर्ग। तो इसको आप मोटिवेशन में इस थ्योरी को पढ़ चुके हैं। हर्ट्जबर्ग की 2 फैक्टर थ्योरी में आपने पढ़ा था। इन्होंने हर्ट्जबर्ग ने 2 टाइप के फैक्टर बताए थे, एक होते हैं हाइजीन फैक्टर एंड सेकेंड इज मोटिवेशन फैक्टर। जो हाइजीन फैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एम्प्लॉय के मोटिवेशन में कोई चेंज नहीं करते हैं, लेकिन जॉब डिससेटिस्फैक्शन को जो है डिक्रीज करते हैं। जो जॉब डिससेटिस्फैक्शन होता है उसको डिक्रीज करते हैं, और मोटिवेशन फैक्टर जो है एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। तो हाइजीन फैक्टर में हर्ट्जबर्ग ने 10 फैक्टर को इंक्लूड किया है और मोटिवेशन फैक्टर में 6 फैक्टर को इंक्लूड किया है। आपसे क्या पूछा गया है, विच इज़ द फैक्टर ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एज हर्ट्जबर्ग। तो हर्ट्जबर्ग के अनुसार जॉब सेटिस्फैक्शन जो है इन्होंने 10 फैक्टर को इंक्लूड किया। इसमें जॉब सिक्योरिटी भी है, रिकग्निशन है, इंटरपर्सनल रिलेशन एंड सबॉर्डिनेट्स ये भी है। तो यानी कि ऑल ऑफ द एबव इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द स्टेप ऑफ वर्किंग प्रोसीजर ऑफ जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का वर्किंग प्रोसीजर पूछा गया है। तो वो मैं अभी आपको जब शॉर्ट नोट्स आपको दिखा रहा था तो उसमें आपको मिल जाएगा। यही होता है रिव्यू ऑफ द फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन टू फिल द जॉब डिस्क्रिप्शन फॉर्म एंड कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। तो ये सभी जो हैं स्टेप हैं किसके,
जॉब एनालिसिस के। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स अंडर टेक्निक ऑफ ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग की 2 टाइप की टेक्निक होती हैं, एक होती है ऑन द जॉब एंड सेकेंड इज ऑफ द जॉब। तो आपसे यहाँ पूछा गया है किसको इंक्लूड करते हैं ट्रेनिंग टेक्निक में। कोई ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब वाली यहाँ पर कोई आपसे पूछा नहीं गया है, सिर्फ ये पूछा गया है कि ट्रेनिंग टेक्निक। तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मॉडल, इनफॉर्मल ट्रेनिंग, रोल प्लेइंग जो भी ऑफ द जॉब है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि यहाँ पर आपसे पर्टिकुलर ये तो पूछा नहीं गया है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड बताइए या ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड बताइए। यहाँ आपसे पूछा गया है कि ट्रेनिंग मेथड, आपसे ट्रेनिंग टेक्निक्स सिर्फ पूछी गई हैं। तो ये सभी ट्रेनिंग में टेक्निक्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच इज़ नॉट अ मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स की अभी मैं बात कर चुका हूँ, जो कुछ मॉडर्न मेथड होते हैं और कुछ ट्रेडिशनल मेथड होते हैं, वो अभी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो इसमें देख लीजिए, स्ट्रेट रैंकिंग मेथड, मैन टू मैन कंपैरिजन मेथड, चेकलिस्ट मेथड। तो ये सभी जो हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड होते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द एबव इज आंसर ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ स्कैनलन प्लान। अब स्कैनलन प्लान क्या है, तो ये गेन शेयरिंग के प्लान होते हैं। गेन शेयरिंग क्या होता है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। गेन शेयरिंग क्या होता है कि कोई भी कंपनी, पर्टिकुलर कंपनी प्रत्येक साल पर ईयर 20% जो है प्रॉफिट अर्न करती है। ठीक है, सभी कंपनियां जो हैं गेन शेयरिंग को अलाउ नहीं करती हैं, कुछ कंपनियां हैं जो गेन शेयरिंग को अलाउ करती हैं, जहां अप्लाई होता है गेन शेयरिंग। अब ये पर ईयर 20% जो है प्रॉफिट अर्न करती है, पर कंपनी कहती है कि अगर 20% तो हम अर्न कर ही रहे हैं, अगर इससे कुछ प्लस, फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर ईयर में कंपनी ने 25% जो है प्रॉफिट को अर्न किया है। अब ये जो 5% एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट अर्न हुआ है ना, तो इसी को कंपनी अपने एम्प्लॉय के मोटिवेशन को इंक्रीज करने के लिए उन सभी को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये 5% जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया गया है, इसी को बोलते हैं गेन शेयरिंग। एक मोटे तौर पर मैंने आपको बता दिया है, इसी को जो गेन शेयरिंग कहते हैं। अब गेन शेयरिंग के कुछ प्लान हैं, वो आपको प्रिपेयर कर लेने हैं। 4 प्लान होते हैं गेन शेयरिंग के। एक होता है, पहला होता है स्कैनलन प्लान, सेकेंड इज रकर प्लान, थर्ड इज इम्प्रो शेयर प्लान। ठीक है, फोर्थ जो होता है कस्टम, उसको आपको नहीं पढ़ना है, वो कहीं नहीं पूछा जाता है। यही इसी तीनों को आपको प्रिपेयर करना है। गेन शेयरिंग के प्लान है स्कैनलन प्लान, रकर प्लान एंड इम्प्रो शेयर प्लान। तो इसी तीनों को आपको देखना है गेन शेयरिंग में। अब यहाँ पर क्या पूछा गया, यहाँ पर पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक फीचर ऑफ स्कैनलन प्लान। तो स्कैनलन प्लान के फीचर्स की बात की जाए तो ये आपका काम है। देखिए ये 3 जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं गेन शेयरिंग प्लान के, जो 3 प्लान आपको बताए हैं, एक स्कैनलन प्लान, रकर प्लान और इम्प्रो शेयर प्लान, इनको आप लोगों को गूगल करना जाके। ठीक है, इन तीनों को गूगल करिए जाकर और उनके बारे में देखिए जाकर, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता ही दूंगा। ठीक है, तो स्कैनलन प्लान के फीचर की बात की जाए, जब आप देखेंगे जाकर, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है। तो इसके 5 फीचर होते हैं स्कैनलन प्लान के। कौन कौन से, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखिए पहला जो होता है, ऑप्शंस के थ्रू ही बता देता हूँ। पहला होता है स्कैनलन प्लान का जो फीचर होता है फिलोसफी ऑफ कोऑपरेशन। यही आपका गलत हो जाएगा, ये कंपटीशन नहीं होता है, फिलोसफी ऑफ होता है कोऑपरेशन। ठीक है, ये पहला फीचर हो गया। सेकेंड फीचर होता है आइडेंटिटी, थर्ड होता है कंपिटेंसी, फोर्थ इन्वॉल्वमेंट सिस्टम एंड फिफ्थ होता है शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स फार्मूलाज। ठीक है, तो ये 5 जो हैं बेसिक फीचर होते हैं स्कैनलन प्लान के। तो यहाँ पर देखिए कितना माइन्यूट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, फिलोसफी ऑफ कंपटीशन, जबकि फीचर क्या होता है फिलोसफी ऑफ कोऑपरेशन। तो ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों प्लान आपको गूगल करने हैं जाकर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंटरव्यू इन विच the applicant is interviewed sequentially by several persons and each rates the applicant on a standard form is called। तो इसको जो है स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंशियल इंटरव्यू कहते हैं। तो ये 1 लाइन सिंपल सा क्वेश्चन था इंटरव्यू का। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
आर नॉट गेन शेयरिंग प्लान। तो अभी मैं आपको इससे पहले ही बता चुका हूँ 4 जो है गेन शेयरिंग प्लान होते हैं, जिनमें 3 इंपॉर्टेंट हैं भैया आपको पढ़ने हैं। एक तो स्कैनलन प्लान होता है, एक रकर प्लान होता है, एक इम्प्रो शेयर प्लान होता है, एक चौथा होता है कस्टम प्लान। वो कहीं नहीं पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, तो ये यहाँ से आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है गेन शेयरिंग, तो यहाँ पर जो तीसरा सी है वो नहीं है, तो सी ओनली आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैसिलिटी टू फाइल एनोनिमस कंप्लेंट्स। तो इसका आंसर आ जाएगा ग्रिप बॉक्स। क्या होता है ग्रिप बॉक्स, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ग्रिप बॉक्स क्या होता है, ये एक मेथड है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं, जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, उनका एक मेथड है ग्रिप बॉक्स। इसमें क्या होता है, कोई भी एम्प्लॉय, किसी भी एम्प्लॉय को अगर किसी प्रकार की कोई कंप्लेंट है, किसी से संबंधित हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन से, अपने जो कॉलीग्स हैं, किसी प्रकार की अगर उसे कंप्लेंट हैं, तो वो ग्रिप बॉक्स का यूज कर सकता है। इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये एनोनिमस होता है। ठीक है, एनोनिमस का मतलब अगर कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय किसी प्रकार की कंप्लेंट जो है कर रहा है इसके थ्रू, तो उसका नाम जो है यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। किसने ये पर्टिकुलर कंप्लेंट दर्ज की है, तो उसका नाम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। यही ग्रिप बॉक्स की एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैसिलिटी टू फाइल एनोनिमस कंप्लेंट, दैट इज ग्रिप बॉक्स। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द कोड ऑफ करेक्ट मैचिंग। तो यहाँ पर मैचिंग करनी है, तो देख लीजिए यहाँ पर पर्सनालिटी टेस्ट के द्वारा देखिए क्या मेजर करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ लीडरशिप पोटेंशियल। तो इसको आप इससे मैच कर सकते हैं, पर्सनालिटी को इससे मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस टेस्ट के द्वारा मेजरिंग कैपेसिटी टू थिंक, लर्न एंड ड्रा रिलेशनशिप। इसका इससे हो जाएगा एप्टीट्यूड में डिस्कवरिंग इंटरेस्ट एंड पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल्स, एंड वोकेशनल का इससे हो जाएगा फाइंडिंग मोस्ट सुटेबल एरिया ऑफ वर्किंग। तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमोशन इज अ मूव विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू अ हायर पोजीशन दैट हैज़ ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिक्वायर्स मोर एडवांस स्किल्स। तो ये सेक्शन बिल्कुल सही है कि प्रमोशन में जो है पोजीशन, हायर पोजीशन की तरफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मूव करता है, और यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज होती हैं, और उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को करने के लिए कुछ मोर एडवांस्ड स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं। अब इसका देखिए रीजन क्या है, प्रमोशन may not involve a raise in status but a hike in salary is must। तो यही इसका गलत हो जाएगा। प्रमोशन में स्टेटस भी जो है रेज किया जाता है, सिर्फ सैलरी ही हाइक नहीं की जाती है, तो ये इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए ए सही है और आर गलत है, तो ए इज़ करेक्ट एंड आर इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द पेमेंट ऑफ बोनस इज लिंक्ड टू परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक एम्प्लॉय और ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय। तो इसी को कहते हैं ग्रेन शेयरिंग प्लान्स, जो कि अभी मैंने बताए थ्री टाइप के प्लान आपको बताएं, स्कैनलन प्लान, रकर प्लान एंड इम्प्रो शेयर प्लान। तो ये जो है गेन शेयरिंग प्लान्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, व्हेन एम्प्लॉयज़ वर्क लॉन्गर डेज इन एक्सचेंज ऑफ लॉन्गर वीकेंड्स और अदर डेज ऑफ इट इज़ कॉल्ड। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा कंप्रेस्ड वर्क वीक। जब कोई एम्प्लॉय किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय को उसके जो है वर्किंग आवर को बढ़ा देता है, जबकि वीकेंड्स को अगर 6 डे का वर्किंग डे है तो उसको 5 डे का वर्किंग डे कर देता है, लेकिन उसका जो वर्किंग आवर है उसको बढ़ा देगा। जैसे 5 डेज का अगर डेली वर्किंग है तो कर देता है 6 डे का वर्किंग, ठीक है। और अगर 1 वीक में 6 डेज की वर्किंग हो रही है किसी पर्टिकुलर कंपनी में, तो वो 5 डेज कर देता है। इसी को बोलते हैं कंप्रेस्ड वर्क वीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द मेटामॉर्फोसिस स्टेज ऑफ एम्प्लॉय सोशलाइजेशन। एम्प्लॉय सोशलाइजेशन की बात करें तो ये एक इंडक्शन इसको कह सकते हैं। जब भी कोई नया एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है तो इसके संबंध में डिसेंजो और जो है रॉबिन्सन ने इसको जो है 3 कैटेगरी के द्वारा इसको डिफाइन किया है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी,
पहली कैटेगरी है प्री अराइवल स्टेज, एंड सेकेंड इज इनकाउंटर स्टेज, एंड थर्ड इज मेटामॉर्फोसिस स्टेज। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेज जो है प्री अराइवल स्टेज, इसमें जो है इन्होंने बताया है कि एम्प्लॉय ज्वाइन ऑर्गेनाइजेशन विद हिज वैल्यूज, एटीट्यूड एंड एक्सपेक्टेशन। जब कोई नया एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसकी अपनी कुछ वैल्यूज होती हैं, अपना एटीट्यूड होता है और अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। इन्होंने पहली स्टेज में इसको डिफाइन किया है, दैट इज प्री अराइवल स्टेज। एंड सेकेंड इज इनकाउंटर स्टेज। इनकाउंटर स्टेज में इन्होंने बताया है कि एम्प्लॉय इवेलुएट द डिकोटोमी बिटवीन एक्सपेक्टेशंस एंड रियलिटी। तो यहाँ पर जो है एम्प्लॉय इवेलुएट करने लगता है अपनी जो उसकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं और जो भी रियलिटी है, ठीक है। और थर्ड स्टेज जो होता है वो होता है मेटामॉर्फोसिस। तो इसमें क्वेश्चन देखिए, इसी से आपसे पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब मेटामॉर्फोसिस स्टेज ऑफ एम्प्लॉय सोशलाइजेशन। तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होता है, एम्प्लॉय बिकम कंफर्टेबल विद ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनलाइज इट्स नॉर्म्स। तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये थर्ड स्टेज होती है जिसको मेटामॉर्फोसिस स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है हु पेज द ले ऑफ कंपनसेशन टू अ वर्कमैन। तो ले ऑफ कंपनसेशन जो होता है उसके बारे में पूछा गया है। अब ये देख लीजिए ले ऑफ क्या होता है। ले ऑफ कुछ नहीं होता, इट इज़ एन एम्प्लॉयर सस्पेंडिंग और टर्मिनेटिंग अ वर्कर आइदर टेम्पररीली और परमानेंटली। जब एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को टेम्परेरली या परमानेंटली जो है टर्मिनेट कर देता है उसी को ले ऑफ बोलते हैं। और ले ऑफ कंपनसेशन जो है किसके द्वारा पे किया जाता है, तो ना तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ना तो स्टेट गवर्नमेंट में के द्वारा, ना ही ESIC के द्वारा पे किया जाता है। वो जो है एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाएगा जो भी ले ऑफ कंपनसेशन होगा। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेक्नोलॉजी advancement in the banking sector posed a challenge for the old players in the industry. The public sector banks lagged in modernization because of the traditional and bureaucratic banking norms that were in force. आगे बोला गया, in the face of competition public sector banks had to hire new talent and keep an open mind about evolving norms as per the market requirements. ये एक स्टेटमेंट टाइप का दिया था। पूछा गया which of the following analysis methods can help banks to identify job and duties of employee as well as what kind of people to hire for different job। किस तरीके का एनालिसिस यहाँ पर यूज करना चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है जॉब एनालिसिस। स्टेटमेंट बड़ा था लेकिन क्वेश्चन सिंपल था। जॉब एनालिसिस के द्वारा ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि किस तरीके की जॉब और ड्यूटी और किस तरीके का एम्प्लॉय जो है हायर किया जाए एक पर्टिकुलर कंपनी के लिए। नेक्स्ट देखिए, तो यही थे हमारे 20+ क्वेश्चंस यहाँ पर, जो कि हमारी यूनिट थी मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। 20+ क्वेश्चंस को यहाँ पर और कुछ बेसिक सी जो कॉन्सेप्ट तो वो मैंने शुरुआत में एक नोट्स के थ्रू आपको बताया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।